हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, तो लास्ट कहाँ तक पहुँचे थे आप? हाँ, गुणसूत्र का विकार पूरा करवा दिया। आज हमारा नया टॉपिक है कोशिका चक्कर और कोशिका विभाजन। इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी बनी रहती है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमारे ज़्यादातर आता है कि जो जनन कोशिकाएं होती है या जर्म सेल होती है उनमें विभाजन कौन सा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या शुक्राणु और अंडाणु का जो जनन होता है वो आपका कौन से कोशिका विभाजन से होता है, ये इसी का ही टैग है। दूसरा, हमारे जैसे चोट लग जाती है, घाव भर जाते हैं, या क्या है कोई अंग दोबारा पैदा हो जाता है, जैसे गिलारी है, छिपकली होती है, पूंछ टूट जाती है, दोबारा पैदा हो जाती है। हमारा भी एक खास ऑर्गन है जो दोबारा पैदा होता है, रीजनरेट होता है। नाम क्या है उसका? त्वचा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और त्वचा के ऊपर ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो भी उत्तर क्या है तुम्हारा? त्वचा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब सबसे पहला पॉइंट यही होता है, हु इज द फादर? हु इज द फादर ऑफ बोथ? यानी दोनों के पिता किन्हें कहा जाता है, कि दोनों के फादर कौन है। तो सिंगल पर्सन है जो दोनों का पिता आता है। तो हु इज द फादर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन? वो बंदा मैंने पहले ही बता दिया है, जिसका नाम है वॉल्थर फ्लेमिंग। कि वॉल्थर फ्लेमिंग को कोशिका चक्कर का भी और कोशिका विभाजन का भी जनक या पिता कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेल साइकिल के लिए भी और सेल डिवीजन के लिए भी। अब बात आती है कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन का जो विचार सबसे पहले दिया वो किसने दिया था? ये भी आप याद रखो कि जो इसके बारे में सबसे पहले विचार या जो कथन सर्वप्रथम दिया वो बंदा कौन था? उस बंदे ने एक कथन लिखा था कि ओमनिस सेलुला इस सेलुला। इसका मतलब ये था कि कोई भी कोशिका पैदा होती है या नहीं बनती है, वो पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से ही बनती है। ये बात, ये कथन, ये थ्योरी किस बंदे ने लिखी थी? मैंने लिखवाया था तुम्हारे पास, रुडोल्फ विर्चो। कि सर्वप्रथम जो कोशिका विभाजन की बात करता है वो कौन करता है? रुडोल्फ विर्चो करता है। रुडोल्फ विर्चो या रुडोल्फ विर्को, दो नाम लिखे जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर पे चलता है कि हमारे पास रुडोल्फ विर्को वर्ड आ जाए या रुडोल्फ विर्चो आ जाए। इस बंदे ने कथन क्या दिया था कोशिका विभाजन के लिए? ये लिखा था कि ओमनिस सेलुला, और साथ में लिखा इस सेलुला, कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का जनन होता है। यानी ये कथन किसका है? रुडोल्फ विर्को या रुडोल्फ विर्चो। ये भी बड़ा खास क्वेश्चन है। अब बात आती है हमारे पास कि जो हम कोशिका विभाजन या कोशिका चक्कर पढ़ते हैं, तो पहले कोशिका चक्कर है। तो कोशिका चक्कर का फादर तो तुमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कि कोशिका चक्कर के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कोशिका चक्कर के बारे में सर्वप्रथम बताया। इसका मतलब है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल। कि सेल साइकिल का इनिशिएटर कौन था, यानी फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ सेल साइकिल। यानी सेल साइकिल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो और बताया किसकी खोज से? तो याद रखना, उस बंदे ने मेंढक के युगम नज से खोज की थी। ये जो खोज आई है ये मेंढक के युगम नज यानी फ्रॉग जाइगोट
डिवीजन से आई थी। तो फ्रॉग जाइगोट था, उससे उन बंदों ने क्या है खोज करी थी। और बंदे कौन थे? एक था प्रीवोस्ट और दूसरा बंदा कौन सा था? ड्यूमास। तो प्रीवोस्ट तथा ड्यूमास ने सबसे पहले सेल साइकिल की खोज की थी। अगर बात आ जाए सेल साइकिल को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया, यानी विस्तृत अध्ययन यानी कंप्लीट डिस्कवरी किसने की, तब उत्तर बदल जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड, हु इन्वेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल एंड लीडिंग टू विच डिस्कवरी, यानी ये किससे संबंधित थी? तो ये मेंढक के युग्मनज से यानी फ्रॉग जाइगोट से थी, कि फ्रॉग के जाइगोट से संबंधित खोज थी। और करी किसने थी? प्रीवोस्ट और ड्यूमास ने करी थी। अब बात आती है कि इसका विस्तृत अध्ययन, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विस्तृत अध्ययन कह दो या इसको सबसे पहले प्रकाशित किसने किया, यानी किताबों में किसने छापा। तो सबसे पहले जब इसका प्रकाशन किया या इसको प्रकाशित किया कि ये चीज़ होती है, तो सबसे पहले इसको प्रकाशित किया, पब्लिश किसने किया, कि लोगों में क्या है एक तरह से फेसिंग करना, कि जब कोई नई बात बताई जाती है तो लोगों के सामने आके उसको प्रूव करना होता है, तो वो है इसका पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन किसने किया था? तो वो बंदे थे आपके पास हॉवार्ड तथा पेल। हॉवार्ड तथा पेल ने सबसे पहले इस चीज़ को क्या किया था? प्रकाशित किया था। तो दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो सेल साइकिल है उसके बारे में किसके युग्मनज से शुरुआत होती है? मेंढक। फिर आपने याद रखना है वो बंदे कौन से थे? प्रीवोस्ट तथा ड्यूमास। क्योंकि पहली जब बात आएगी ना डिवीजन की भी और सेल साइकिल की भी, क्वेश्चन अड़ जाता है। क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हम याद रखते हैं कि भी सेल साइकिल सबसे पहले किसने दिया, तो हम याद रखते हैं वॉल्टर फ्लेमिंग। वो तो क्या है सबसे पहले कोशिका विभाजन बताने वाला या इनका जनक है यानी पिता है। लेकिन खोज किसने की है? पहले प्रीवोस्ट तथा ड्यूमास। और सबसे पहले प्रकाशित किसने किया है? हॉवर्ड तथा पहले। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब बात आती है कोशिका विभाजन की कि कोशिका विभाजन का जनक या पिता, ये मैंने अभी बता दिया आपको। जनक आए और एक क्वेश्चन ये आए कि कोशिका विभाजन की खोज सबसे पहले किसने की। इन दोनों का आंसर एक ही है, क्योंकि जनक पहले भी लिखवा दिया मैंने, फादर। हु इज द फादर ऑफ सेल डिवीजन, हु इज द डिस्कवरर ऑफ सेल डिवीजन, दोनों का उत्तर एक ही है, क्या है? वॉल्टर फ्लेमिंग। कि सबसे पहले जो कोशिका विभाजन को लेकर आया अच्छे से, वो कौन लेकर आया था? फ्लेमिंग। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ भी अड़ जाता है। क्वेश्चन ये अड़ता है कि माइक्रोस्कोप के चलते कोशिका विभाजन का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अब वॉल्टर फ्लेमिंग उत्तर नहीं है। ठीक है, ये तो था कोशिका विभाजन का जनक या कोशिका विभाजन की सबसे पहले खोज कि जो एक प्रकाशन के तौर पे आई थी। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका विभाजन सर्वप्रथम बताया, तो ये बंदा कौन था? उसने बताया था किसके चलते और इसने बताया था किसके चलते, दोनों में फर्क है। उस बंदे ने बताया था क्रोमेटिन के विभाजन यानी गुणसूत्र के आधार पे, और ये बंदा है ये कहाँ लेकर चलता है? कोशिका का विभाजन एक तरह से पादप वर्ग यानी शैवाल में। तो यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो कोशिका विभाजन सर्वप्रथम बताया, तो इसमें ब्रैकेट में याद रखना कौन से वर्ग से संबंधित है, ये मैंने पहले भी लिखवाया था, पादप वर्ग। और पादप वर्ग में किससे संबंधित है? ये भी आप याद रखना, शैवाल। और शैवाल कौन सी? हरी। और कौन सी शैवाल से संबंधित है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास से संबंधित है। और ये आपका काम किसने किया था? ह्यूगो वॉन मोहल। ये मैंने पहले भी लिखवाया था। ह्यूगो वॉन मोहल जो है, इस बंदे ने शैवाल, पादप, क्लेमाइडोमोनास के चलते
किसका उल्लेख किया था? कोशिका विभाजन। ये क्वेश्चन क्या है, वैसे बहुत डीप में पूछा जाता है क्वेश्चन जब बढ़िया लेवल का एग्जाम हो। बाकी आपने ऊपर वाला याद रखना, इस पे स्टार मत करना चाहिए। बस इसमें इतना याद रखो कि पादप वर्ग में जो कोशिका विभाजन का पता लगाया गया तो वो किससे संबंधित है? उत्तर क्या है तुम्हारा? सिर्फ सवाल है। ठीक है, आगे अब बात आती है कोशिका चक्कर जो है वो कितने प्रकार का है। सबसे पहले तो ये पता हो कि कोशिका चक्र का मतलब क्या है। बताया था मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल साइकिल, कि कोशिका का क्या है? वृद्धि करना। कोशिकांग का क्या है? द्विगुणन होना। और कोशिका द्रव्य का बंटवारा। ये सारे काम होते हैं किसमें? कोशिका चक्कर में। ठीक है, यानी एक मतलब ये है कि पहले क्या है, कोशिका अपनी वृद्धि करेगी, ग्रो करेगी, और फिर कोशिका बंट जाएगी, यानी विभाजन हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, सेल साइकिल। तो यानी कोशिका वृद्धि और प्लस कोशिका विभाजन। एक तो कोशिका वृद्धि हो रही है और प्लस क्या हो रहा है उसमें? कोशिका विभाजन। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेल साइकिल। कि पहले कोशिका बनी, उसने वृद्धि करी, और फिर उसका आगे चलकर विभाजन हो गया, फिर से उसने वृद्धि करी, आगे चलकर फिर से विभाजन हो गया। तो एक तरह से चक्कर बना हुआ है, इसी को ही कहते हैं सेल साइकिल। अब आपके पास सेल साइकिल के टाइप मैंने बताए थे, कितने होते हैं? 2। ठीक है, अब बात आती है 2 किन में होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं सेल साइकिल, ये यूकैरियोट की है, कि जो 2 चक्कर होते हैं खास तौर पर ये कौन सी कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपके पास मुख्यतः कितने सेल साइकिल होते हैं या टाइप होते हैं? 2। ठीक है, अब बात आती है, ये भी हमने पढ़ा था, एक इसमें कौन सा होता है? जो आपके पास अनडिवाइडिंग होता है। अनडिवाइडिंग को हम स्पेशली नाम देते हैं, कौन सी अवस्था या कौन सी फेज होती है? विच फेज बी अनडिवाइडिंग ऑफ द सेल, यानी जिसमें सिर्फ कोशिका वृद्धि करती है। कौन सी होती है? एक दिन लिखवाई थी मैंने, इसको हम हिंदी में तो लिखते हैं अंतरावस्था, अंतरावस्था, और इंग्लिश में इसको नाम दिया जाता है इंटरफेज। कि इंटरफेज आपके पास सेल साइकिल की पहली अवस्था होती है, यानी पहला जो चक्कर होता है कोशिका चक्र का, वो कौन सा होता है? इंटरफेज ही होती है, अंतरावस्था होती है, अनडिवाइडिंग फेज होती है, जिसे ग्रो फेज बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? अन शब्द हटा दो तो क्या बन जाएगा? डिवाइडिंग। डिवाइडिंग फेज होती है, या जिसे हम एक नाम देते हैं एम फेज। यहाँ पे एम स्टैंड्स फॉर मायोटिक, यानी जो एम जो शब्द है उसको हम किस नाम से जानेंगे? माइटोसिस वर्ड। कि माइटोसिस है, मायोटिक शब्द लगता है, माइटोसिस फेज है ये हमारे पास, माइटोसिस सेल डिवीजन है। और इसको हम हिंदी में अगर कहें तो क्या कहेंगे? ये आपके पास क्या प्रावस्थीय होती है। प्रावस्थीय का मतलब होता है कि आगे चलकर विभाजन होता है, इसे सूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्र के आधार पे होगा, समान या असमान, तो ये होता है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन कह दो, या इसे समसूत्री विभाजन कह दो, या इसे समजात विभाजन कह दो, कई नाम से जाना जाता है ये। तो हम इसे समसूत्री विभाजन कह सकते हैं, सूत्री विभाजन कह सकते हैं। तो अब बात आई कोशिका चक्कर 2 प्रकार से हो रहा है, अनडिवाइडिंग और कौन सा? डिवाइडिंग। अब बात आती है कि अनडिवाइडिंग जो होता है इसमें क्या अवस्थाएं होती है, और जो माइटिक होती है इसमें क्या अवस्थाएं होती है। अनडिवाइडिंग जो इंटरफेज है, अनडिवाइडिंग है इंटरफेज। इंटरफेज में आपके पास कितनी अवस्थाएं होती है, यानी अंतरावस्था में अवस्थाएं कितनी हैं? अंतरावस्था में आपके पास कोई भी सेल है मान लो, अब इसकी सबसे पहली जो स्टेज होती है, हम बात कर रहे हैं इंटरफेज की, तो यानी इसमें शुरुआत कहां से होती है कि जब आपकी कोशिका कौन सी स्टेज में बैठी थी? जी नोड। यानी ये भी एक इसकी अवस्था है, प्रावस्था है, फेज है।
तो ये कौन सी प्रावस्था मानी जाती है? जो जी नोट होती है, इसका मतलब होता है ये विश्राम में है, इसे विश्राम प्रावस्था कहते हैं, यानी रेस्ट फेज। ये रेस्ट फेज होती है जिसे हम जी नोट कहते हैं। जी नोट के बाद शुरुआत किसकी होती है? जीवन की। याद रखना, आपके पास जैसे ही जी नोट है, जी नोट के बाद कोशिका किस में आती है? जीवन में। तो जीवन कौन सी प्रावस्था होती है? प्रथम। इसे प्रथम अंतरावस्था, प्रथम अंतरावस्था प्रावस्था कहते हैं। वैसे इसको हिंदी में एक नाम और दिया जाता है, इसको कहते हैं पश्च सूत्री अंतराकाल प्रावस्था, और वैसे इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरफेज, यानी पहली अवस्था होती है किसकी? इंटरफेज की। इसमें होता क्या है ये पूछा जाता है। तो इस अंतरावस्था प्रावस्था में आपके पास कोशिका वृद्धि करती है। ये पूछा जाता है कि कोशिका की वृद्धि कहाँ से प्रारंभ होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो कोशिका की वृद्धि कौन सी अवस्था से शुरू होती है? जीवन से होती है। जी का अर्थ क्या है यहाँ पे? अगर कोई पूछ ले तुमसे, मैं जी नोट लिख बैठा, जी1 लिख बैठा, आगे मैं जी2 भी लिखूंगा, तो जी का मतलब क्या है ये भी आपने याद रखना है। जी स्टैंड्स फॉर गैप। जी का मतलब जो है वो एक वर्ड है आपका, क्या? गैप, अंतर है ये, ठीक है। पहले अंतर कौन सा था? शुरुआत जी नोट, जी नोट के बाद क्या आया? जीवन। जीवन में सबसे पहले शुरुआत किसकी होती है? सेल ग्रोथ की। दूसरा पॉइंट याद रखना है, निर्माण, या निर्माण भी होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, जीवन में निर्माण किसका होता है? तो आप अच्छे से जानते हो कि हमारी वृद्धि खास तौर पे कौन से पोषक पदार्थों से होती है, कि हमारी वृद्धि हो रही है कौन से पोषक पदार्थों से होती है। क्या खाते हो आप लोग जिससे तुम्हारे शरीर की वृद्धि हो, बीमारियां ना लगे, ठीक है, अच्छे से एनर्जी मिले? तो क्या क्या खाते हो? रोटियां खाते हो। रोटियों में क्या होता है आप बताओ? रोटियों में क्या होता है? 3 टाइम खा ली, 4 टाइम खा ली, आप बताओ? स्टार्च। स्टार्च क्या चीज होती है? हैं? स्टार्च होता क्या है यही तो बताना है। इसमें ये नहीं लिखेंगे हम स्टार्च बनाएगी, क्योंकि स्टार्च को तो तोड़ेगी ये। तो स्टार्च है क्या यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। तो यानी ये मुख्य तौर पर क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है तो अब तो समझ गए, प्रोटीन, और क्या चाहिए तुम्हें? वसा, और क्या चाहिए? न्यूक्लिक अम्ल। ये चीजें क्या है? निर्मित करती है कौन? आपकी जीवन फेज। अब पहुंच जाओ कहां पे? जीवन के बाद कौन सी अवस्था आती है इसमें? एस। एस जो प्रावस्था होती है, एस जो फेज होती है, इसे कहते हैं संश्लेषण, सिंथेसाइज। एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। एस का मतलब है सिंथेसिस फेज, यानी इसे हम संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन क्या बनता है? यूं बनता है कि अनडिवाइडिंग या इंटरफेज की दूसरी अवस्था बताइए कौन सी होती है। तो दूसरी अवस्था कौन सी होती है? एस। जी नोट काउंट नहीं होती, जीवन पहली होती है, एस कौन सी होती है? दूसरी। आगे आएगी जी2, वो तीसरी, और फिर आएगा एम, वो कौन सी होती है? चौथी। ऐसे बताते हैं। तो एस क्या काम करता है यहाँ पे? नंबर 1, यहाँ पे जो मेन चीज होती है वो होती है डीएनए का प्रतिकरण, यानी अनुलिपीकरण। डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं उसे, कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो आपके पास कौन सी इंटरफेज में होता है? तो वो आपके पास कौन से में हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन एस में हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति कह दो, या इसे कह दो अनुलिपीकरण, कि अनुलिपीकरण होता है डीएनए का
तो वो कोशिका की कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो एस फेज में पाया जाता है। उसके अलावा रेप्लिकेशन दूसरे नंबर का किसका होता है, तो जो डीएनए के साथी बनाता है वो कौन सा ऐसा कोशिकांग है, तारक केंद्रक। ठीक है, तो तारक केंद्र जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है, इसकी भी अनुलिपीकरण होती है, डीएनए की भी होती है। और नंबर 2 काम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण। तो यहां प्रोटीन संश्लेषण भी होता है किसके अंदर, एस फेज में। तो ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता प्रोटीन निर्माण होता है, मेन क्वेश्चन ये है कि कोशिका चक्कर में डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ होती है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए का अनुलिपीकरण कहाँ होता है, एस फेज में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आती है आपके पास, G2। G2 में क्या बनता है, G2 में आपके पास आरएनए और प्रोटीन बनती है। याद रखना कि जो G2 फेज होती है उसमें आरएनए और क्या बनती है, प्रोटीन। और पक के कोशिका बिल्कुल तैयार हो जाती है नेक्स्ट पार्ट में जाने के लिए, यानी विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी। किसके बाद है, G2। तो यानी G1, S और G2 ये पूरी अवस्था क्या कहलाती है, इंटरफेज कहलाती है। याद रखना, तो इंटरफेज के कितने पार्ट हुए आपके पास, 3। G1, फिर क्या बनेगा S, और फिर क्या बनेगा G2। अब पूछा जाए कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो उत्तर याद रखना यही होती है। कौन सी, कंप्लीट इंटरफेज। यानी कोशिका विभाजन का 95% भाग कहाँ पूरा हो जाता है, इंटरफेज में पूरा हो जाता है। याद रखना कि जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन या कोशिका चक्कर, तो कोशिका चक्कर का 95% भाग इसी में पूरा हो जाता है। कि जो 95% पार्ट ऑफ सेल साइकिल और सेल डिवीजन हैव टू बी कंप्लीटेड इन विच फेज, तो वो उत्तर क्या है, इंटरफेज अनडिवाइडिंग फेज। यानी इसमें घंटे कितने लगते हैं, सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये होती है। याद रखना, इसमें भी अगर क्वेश्चन आए इनमें सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, तो उत्तर क्या याद रखना है, G1 में लगता है। ठीक है, और अगर इनमें पूछे सबसे कम टाइम इन तीनों में से किस में लगता है, तो G2 में लगता है। ठीक है, अब याद रखेंगे, याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। इसमें क्या है, पहले नंबर है एक्का, तो एक एक्का और लगा दो, 11 घंटे लगते हैं। कि G1 फेज के लिए अगर टाइमिंग की बात की जाए तो कितना लगता है, 11 आवर्स फॉर G1। ठीक है, S के लिए, S के साथ इसे मिला दो तो क्या हो जाएगा पूरा ये 8। ठीक है, S बना हुआ है, डंडी मिला दो तो क्या बन जाएगा 8। तो इसमें कंप्लीशन होने में कितने घंटे लगेंगे, 8। अब 2 दूनी कितने होते हैं, 4। तो इसमें कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे। तो 8 और 4 12, 12 और 11 23, बच गया कितना, 1 घंटा। तो ये वाला पार्ट कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 1 घंटे में। और ये है कौन सा पार्ट, इसे बोलते हैं, पीछे लिखवा गया हूं। एक पार्ट होता है अनडिवाइडिंग और एक पार्ट लास्ट वाला बच गया, ये कौन सा होगा, डिवाइडिंग। डिवाइडिंग को हम किससे डिनोट करते हैं, M। तो M वाला जो हिस्सा है, माइटोसिस जो पार्ट है, वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे में। ठीक है, तो यही पॉइंट बनता है। अच्छे से याद क्या रखना है, एक तो याद रखना है कि कोशिका विभाजन या कोशिका चक्कर की जो इंटरफेज होती है वो सबसे ज़्यादा टाइम कितना लेती है, या उसका कितना % भाग है वो यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो 95% भाग यहीं कंप्लीट होता है। और टाइम भी सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, इसी में लगता है। कितने घंटे लगे इन तीनों में, कुल 23। तो इसीलिए कंप्लीट यही होता है। और इसमें भी सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, G1 होती है। और छोटी कौन सी होती है, G2। और कंप्लीट में पूछे छोटी कौन सी है, तो उत्तर क्या याद रखना है, M होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कोशिका चक्कर में यूं क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसे दिया जाता है, क्वेश्चन इस टाइप में बन जाता है कि कोशिका चक्कर की छोटी प्रावस्था, कि छोटी प्रावस्था कौन सी है, तो ऑप्शन में यूं दे देगा, G1 है, फिर दे देगा S है, फिर दे देगा G2 है, और एक दे देगा M फेज है। ठीक है, उत्तर क्या है हमारा, M। क्योंकि G1 का 11 घंटे है, S का 8 है, G2 का कितना है, 4 है। सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, M में लग रहा है। ठीक है, अब जो M है, M का मतलब क्या बताया था आपको,
माइटोसिस, कि जो माइटोसिस फेज होती है इसे कौन सी फेज कहते हैं? विभाजन अवस्था बोलते हैं इसे। विभाजन अवस्था का मतलब है जहां कोशिका टूटेगी। यह आपकी कौन सी अवस्था होती है? विभाजन, जिसको नाम दे दिया जाता है हमारी तरफ से क्या? समसूत्री अवस्था या प्रावस्था। कि समसूत्री जो स्टेज होती है, समसूत्री जो प्रावस्था होती है, इसमें आपके पास कितने चरण होते हैं? तो आपने याद रखना है ये आपका कितने चरणों में कंप्लीट होता है, कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है? तो 4 चरणों में पूरा होता है। पहला जो चरण होता है इसका, उसका नाम क्या है? वैसे कंप्लीट तो हम आगे पढ़ेंगे। पहला वैसे मैंने बताया था जिसको हम कहते हैं प्रोफेज, ठीक है। हम पहले को क्या कहते हैं? प्रोफेज। प्रोफेज को हिंदी में क्या कहा जाता है? पश्चावस्था, नहीं पूर्वावस्था। प्रोफेज होती है पूर्वावस्था, पहले वाली होती है पूर्वावस्था। पूर्वावस्था प्रावस्था बोलते हैं। दूसरी मेटाफेज, मेटाफेज को क्या कहा जाता है? मध्यावस्था। तीसरी हमारे पास कौन सी होती है? एनाफेज। एनाफेज को कहा जाता है पश्चावस्था। एनाफेज, इसको कहते हैं पश्चावस्था। और लास्ट वाली जो होती है वो होती है आपके पास कौन सी? टेलोफेज। और टेलोफेज को हिंदी में क्या नाम दिया जाता है? अंत्यावस्था। ये हमारे पास पूछे जाते हैं कि ये चरण कौन से चक्कर में आते हैं। यूं पूछ सकता है कि ये जो चरण होते हैं 4, ये कौन से चक्कर में आते हैं? कोशिका के एम में आते हैं। एम का मतलब क्या है? माइटोसिस स्टेज या फेज में पूछे जाते हैं। तो अब इन 4 में भी हम आगे पढ़ेंगे जब कोशिका विभाजन शुरू करेंगे। तो आपके पास कोशिका चक्कर कितने प्रकार का है? सिर्फ 2। पहले में खास याद रखना है क्योंकि पहला बहुत जरूरी है। बढ़िया लेवल का एग्जाम जब भी आता है तो पहले का क्वेश्चन यूं बनता है कि कोशिका चक्कर की सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी है? अगर सबसे छोटी पूरे कोशिका चक्कर में पूछ ले तो कौन सी होती है? नहीं, कोशिका पूरे दोनों में मिला के पूछ ले तो। मैं पूछ रहा हूं पूरे कोशिका चक्कर कितने हैं? 2। एक अनडिवाइडिंग और दूसरा कौन सा है? डिवाइडिंग। इन दोनों को मिला के पूछ ले। ये तो सिंपल स्टेज पे क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है कि G1 S G2 और क्या है? M है, ठीक है। अगर क्वेश्चन यूं आता कि आपके पास कोशिका विभाजन, यूं क्वेश्चन आ जाए कोशिका विभाजन में कौन सी प्रावस्था का समय सबसे कम है? और ये तो हो गए कितने? इसे काट दो, 3 ये है और 4 है ये है। अब इनमें से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा उत्तर आएगा? अब 4 वो भी हैं क्योंकि इनमें प्रोफेज भी है, मेटाफेज, एनाफेज और क्या होती है? टेलोफेज। इनमें भी पूछेगा। 2 नाम यहां से होंगे और 2 नाम यहां से होंगे। ऐसे देगा कि लिख देगा G1 फेज, फिर लिख देगा G2 फेज, एक लिख देगा प्रोफेज और एक लिख देगा जैसे मेटाफेज, ठीक है। तो जो सबसे छोटा टाइम लगता है वो किस में लगता है? मेटाफेज में लगता है, जिसको स्पेशली एक वर्ड मिलता है माइटोटिक फेज, ठीक है। सबसे कम समय इसी में लगता है। याद रखना कि आपके कोशिका चक्रों में से या कोशिका विभाजन के समय कौन सी ऐसी प्रावस्था होगी जिसका समय सबसे कम है? तो उत्तर क्या है तुम्हारे पास? है मेटाफेज। सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन। तो हमारे पास जो कोशिका विभाजन है वो कितने टाइप का है? अभी तक तो आपने कोशिका चक्कर पढ़ा है। अब बात करते हैं किसकी? कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन अब आएगा। अभी तक तो आपने जो बातें करी है वो सिर्फ सेल साइकिल की करी है कि साइकिल कैसे चल रही है इनकी, ठीक है। अब बात आती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का पहला क्वेश्चन अड़ते ये बनता है कि इन यूकैरियोटिक्स सेल डिवीजन भी इनिशिएटेड फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेल, यानी यूकैरियोट में कोशिका विभाजन कौन से कोशिकांग से प्रारंभ होता है?
ये क्वेश्चन आता है, उत्तर क्या होना चाहिए? नौवीं कक्षा में आता है ये कोई बड़े लेवल का या बड़ी कक्षा का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोशिका हमने कहाँ पढ़ी है? नौवीं कक्षा में। और ये क्वेश्चन 9th क्लास का है। याद रखना कि किस कोशिकांग से कैसा कौन सा कोशिकांग होगा, किस कोशिकांग से यूकैरियोट्स, कि किस कोशिकांग में यूकैरियोट्स से कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है। मैं लिख लेना है कि किस कोशिकांग से यूकैरियोट्स में कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है। तो कौन सा कोशिकांग है? विच इज द मास्टर ऑफ सेल। मास्टर ऑफ सेल क्या चीज होती है? आपका केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस से शुरुआत होती है, पक्का कर दो इसे। इंपॉर्टेंट और स्टैटिक क्वेश्चन है ये, जो हमारे जीएस में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में चले जाओ, रेलवे, एसएससी, कहीं भी बैठेंगे हम, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिंपल स्टैटिक पूछा जाता है। अब बात आती है कि कोशिका विभाजन के टाइप कितने हैं। कोशिका विभाजन का पिता मैंने पहले बता दिया, कौन सा बंदा है अपने पास है, पक्का कर दो उसे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही इस केंद्रक पे भी जोर देता है। केंद्रक में सबसे पहले जो चीज बंटती है वो क्या बंटती है? आपको पता ही है कि केंद्रक में जो पहली चीज बंटती है और जो टूटती है वो क्या है? क्रोमेटिन का जाल। और क्रोमेटिन के जाल से किस चीज की बनावट आती है? सबसे पहले गुणसूत्र। पढ़ा था आपने। कोशिका विभाजन कितने टाइप का पढ़ के आए हो तुम? 3। पहला कौन सा होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? असूत्री। असूत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जो है ये आपके पास एक और वर्ड से भी लिखा जाता है, नोमाइटोसिस। कि नो माइटोसिस रिलेट टू विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो इसका मतलब यही है असूत्री कोशिका विभाजन। एक असूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है, दोनों एक जैसे से दिखते हैं लेकिन फर्क बहुत है। ठीक है, दूसरा है अ हटा के सम लगा दो, कि हमारे पास दूसरा जो विभाजन होता है वो कौन सा है? समसूत्री। समसूत्री के लिए स्पेशल वर्ड ए हटा दो यहां से, तो क्या बन जाएगा? माइटोसिस। और तीसरा जो है वो आपके पास कौन सा है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री को हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस। अब इन तीनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, ये कहां देखने को मिलेगा और ये कहां देखने को मिलेगा, और इन तीनों की खोज किसने करी? तो सबसे पहले जो असूत्री का खोज करता है वो कौन है? यानी असूत्री में जब भी तुम विभाजन देखोगे तो किस टाइप के देखोगे? पहले तो ये याद रखना है कि जो भी विभाजन देखने को मिलेंगे कोशिका के, वो कैसे होंगे? विखंडन में या मुकुलन में। मुकुलन और विखंडन बनना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजन। यानी सेल का फिजन टाइप क्या है? बनना। एक एग्जाम्पल दो मुझे जिसमें कोशिकाएं विखंडन के द्वारा टूटकर नई स्तंती कोशिकाएं बनाती है, जो कि तुम्हारे 9वीं कक्षा से शुरू होता है और 10वीं में भी पढ़ने को मिलता है। और मिलता कहाँ है? जनन में मिलता है। और उसमें साथ एक खास क्वेश्चन दिया होता है, टेडी मेडी बांकी सी स्ट्रक्चर होती है, और जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन उसी का ही आता है। अमीबा पढ़ते हो, ठीक है? तो अमीबा का जनन किस कोशिका विभाजन से आता है? असूत्री से आता है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं उसमें? विखंडन ही तो पढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास प्लेनेरिया का आता है। प्लेनेरिया में भी किस टाइप का है? विखंडन। ऐसे ही हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में भी किसका ही है? विखंडन। ऐसे ही हम पढ़ते हैं पैरामीशियम। अब बात आती है इसका खोजकर्ता कौन है? वैसे असूत्री दोनों में देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी कोशिकाओं में असूत्री विभाजन देखने को मिलता है, तो आपने उत्तर याद रखना, प्रोकैरियोट में भी मिलता है, यूकैरियोट में भी मिलता है। पक्का कर दो इसे कि ये दोनों टाइप की कोशिकाओं में देखने को मिलता है, कि प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है, प्रोकैरियोटिक
और प्लस किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक। हमारे शरीर में भी होता है कि हमारे शरीर में भी असूत्री यानी एमाइटोसिस प्रोसेस होती है सेल में, ठीक है। कहाँ होती है, यानी कार्टिलेज सेल में, उपास्थि कोशिकाओं में होती है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे क्या होती है, वृद्ध उत्तक जो एल्डर्स टिश्यू होते हैं। तीसरा क्या, रोगग्रस्त जो उत्तक होते हैं, यानी जो आपके डिजीज अफेक्टिंग टिश्यूज होते हैं। और एक लास्ट क्या है, जहाँ से जनन की कहानी होती है, एम्ब्रायनिक सेल से। एम्ब्रायनिक सेल की लेयर में होती है, तो कैसा सेल डिवीजन देखने को मिलता है, असूत्री, ठीक है। इसकी खोज याद रखो, खोज किसने करी और कहाँ से करी। तो इसकी खोज जो है वो की थी आपके पास रॉबर्ट रीमैक ने। तो रॉबर्ट रीमैक ने करी थी। करी कहाँ से थी, यानी चिक एम्ब्रायनिक सेल से। चिक का मतलब क्या होता है, चूजे, चूजे के भ्रूण झिल्ली कोशिका से। और जो चूजे के भ्रूण झिल्ली की कोशिका थी वो कौन सी थी, खास तौर पर अगर पूछ लिया जाए तो एक ही संबंध है हमारा, आरबीसी, कि उसकी रेड ब्लड जो कॉर्पस्क्यूल्स थी उससे उस बंदे ने खोज करी थी कौन से कोशिका विभाजन की, असूत्री या एमाइटोसिस सेल डिवीजन की। और ये दोनों में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट में भी और कहाँ, यूकैरियोट। यूकैरियोट में जैसे अभी अभी मैंने बताया आपको, कौन सा विभाजन बताया था, कौन से जीव का विभाजन बताया है, अमीबा। अमीबा किस में आता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट का एग्जांपल दो, प्राक केंद्री या अससीम केंद्री होते हैं। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, प्राक केंद्री, या लिखते हैं हम अससीम केंद्री हिंदी में। इंग्लिश वाला शब्द अच्छा है, ठीक है, याद सौखा रह जाता है। तो प्रोकैरियोट का ऐसा कोई जीव बताओ जिसमें हमें कोशिका विभाजन या जनन किसके द्वारा देखने को मिलता है, एमाइटोसिस या असूत्री से मिलता है, और डेली लाइफ में चलता है। और गर्मियों में खास तौर पे घरों में ये चीज बड़ी खास है, जिसके लिए हम फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। दूध रखना है, बचा के रखना है, किससे बचाएंगे दूध को, किससे बचाएंगे, कहते जी बिल्ले से बचाना है, तो बिल्ला पी लेगा बाहर तो, ठीक है, इसीलिए बोले फ्रीज में रख दिया। क्यों, पहले जाली में रखते थे, आजकल फ्रीज हो गए। तो बिल्ले दो पकड़े भी तो घूमते हैं घर में, ठीक है। चार आड़े की तो वेट बहुत करनी पड़ती है, पहले दो आड़े हैं कहीं, ठीक है। अब दो आड़े से तो बचा लेंगे क्योंकि मम्मी पापा घर में है, और किससे बचाना है। और भी कोई ऐसी चीज है दूध में जो दूध को खराब कर सकती है, क्या होते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का क्या होता है, जनन कौन से विभाजन से होता है, असूत्री। तो ये जो स्टेज होती है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है, ये सेल साइकिल कितने समय में पूरी हो जाती है, याद रखना। इसको कंप्लीट होने में 20 से 60 मिनट लगते हैं। कि अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो असूत्री विभाजन होने के लिए कितना समय चाहिए, तो 20 से कितना चाहिए, 60 मिनट का चाहिए। जैसे आप पढ़े हो कि एक कोशिका से 6 घंटे में अनुकूल परिस्थिति मिल जाए अगर बैक्टीरिया को, तो एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, मैंने लिखवा रखा है 10 लाख पूरे 1 मिलियन, ठीक है। तो इसका मतलब इनको टाइम क्या लगता है, बहुत ही कम लगता है, कि 20 मिनट में ये सेल क्या कर लेते हैं, डिवाइड। अकेले बैक्टीरिया से अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो 6 घंटे में कितने नए बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, पूरे के पूरे 1 मिलियन, कितने, 10 लाख, लिख लो, ठीक है। कौन से विभाजन से पैदा हुए हैं, असूत्री। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनुकूल परिस्थिति, ये क्वेश्चन वैसे करवा रखा है मैंने, कि अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में एकल जीवाणु कोशिका से, एकल जीवाणु कोशिका से 6 घंटे में कितने नए जीवाणु पैदा हो जाते हैं। तो कितने नए जीवाणु जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, तो वो आपके पास कितने हो जाते हैं अभी, पूरे के पूरे 1 मिलियन, यानी पूरे के पूरे 10 लाख नए बन जाएंगे। इसीलिए दूध को हम क्या करते हैं, कंडीशन हटाते हैं। तो इसलिए गर्मी से बचा के कहाँ रखते हैं उसको, ठंड में, ताकि बैक्टीरिया क्या ना कर सके, जर्मिनेट ना कर सके, पैदा ना हो सके, यानी उनका सेल डिवीजन क्या कर देते हैं हम, रोक देते हैं। बढ़ोतरी होते ही, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन मिल गई उनको, तो
गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ गया, उनको टेम्परेचर ही तो चाहिए, अनुकूल परिस्थिति चाहिए। तो जैसे क्या दूध निकाल के ले भैंस गाय का, बकरी का, और क्या गर्मी में आप बाहर रख दिया, 2 या 3 घंटे के बाद क्या हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। क्योंकि किस कारण हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, लगातार अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। किस स्थिति में बढ़ा रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति में। तो उसको रोकते हैं। 2 तरीके हैं रोकने के। पहला तरीका कौन सा है, अभी बताया मैंने, इनकी पैदाइश को रोकना है तो पहला तरीका है फ्रीज में रखना। दूसरा तरीका गर्म करके, ठीक है, कि हम दूध को अच्छे से उबाल के क्या करते हैं, ढक के रख देते हैं। दूध क्या चल जाता है, शाम तक चल जाता है, खराब नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके अनुकूल परिस्थिति को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। उसको खत्म कर दिया तो जर्मिनेशन अब उनका नहीं होगा, जनरेशन उनकी नहीं बढ़ेगी। अब नंबर 2, अब बात आती है हमारे पास कि जो असूत्री कोशिका विभाजन है, ये आपको किस किस में देखने को मिला है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो इसको कहते क्या है, इसको नाम क्या दिए जाते हैं। तो जो असूत्री कोशिका विभाजन है, इसको प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहते हैं। कि प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहा जाता है, प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन कहा जाता है, डायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन भी कहा जाता है। इसको हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। और यूकैरियोट में कहते हैं, यूकैरियोट में तो बोलते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन भी और सेल डिवीजन भी। प्रोकैरियोट में सिर्फ सेल डिवीजन वर्ड लगता है, केंद्रक डिवीजन वर्ड नहीं लगता, ठीक है। अब आपके पास पहले नंबर में प्रोकैरियोट में जब आएंगे तो प्रोकैरियोट कौन से होंगे जिनमें ये देखने को मिलेगा। तो अभी बताया उत्तर क्या है तुम्हारा, एक तो जीवाणु, उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे किस में आते हैं आपके पास, इसी सेल डिवीजन में चलेंगे। उसके बाद यूकैरियोट में बात आ जाए, यूकैरियोट में क्या क्या आएगी बताओ, शाबाश। यूकैरियोट में एक तो बेटा क्या, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटोजोआ में एक नाम हमने लिख दिया है, कौन सा, अमीबा। उसके अलावा कुछ क्या होंगे हमारे, कवक। कुछ क्या आपके जंतु, जंतु वर्ग में हम बैठे मनुष्य, मनुष्य में भी आपके पास ये वाला विभाजन देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, उपास्थि कोशिकाओं में, याद रखना, कार्टिलेज सेल में। उपास्थि कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, इन कार्टिलेगिनस सेल्स विच सेल डिवीजन बी प्रेजेंट। तो कौन सा होता है, एमाइटोसिस। उसके अलावा वृद्ध उत्तक यानी ओल्ड टिश्यूज। तीसरा याद रखो, जो हमारे शरीर में रोगग्रस्त उत्तक है उनमें। और उसके अलावा जो आपके पास बुरण कोशिका में, कि बुरण कोशिका में, उपास्थि कोशिका में, वृद्ध उत्तक में और रोगग्रस्त उत्तक में कौन सा कोशिका विभाजन देखने को मिलता है हमें, असूत्री यानी कार्टिलेज। दूसरा क्या है, ओल्डर और एल्डर टिश्यू। तीसरा क्या है, डिजीज टिश्यू। और चौथा क्या है, एम्ब्रायोनिक सेल। एम्ब्रायो सेल और क्या है, डिजीज टिश्यू। और याद रखना है ओल्डर टिश्यू, और क्या याद रखना है, कार्टिलेज सेल्स, ठीक है। तो इनमें कौन सा सेल डिवीजन देखने को मिलेगा आपको, असूत्री। ये पक्का कर दो। प्रोकैरियोट में हो गया। और यूकैरियोट में खास जो क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उत्तर क्या है, ये बड़ा जरूर आता है, ठीक है। इसे नहीं भूलना, बाकी चाहे तुम भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक जीवाणु वाला लिखवाया 6 घंटे वाला, वो याद रखना है। और एक खास जो क्वेश्चन है 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने को मिलता है, वो कौन सा मिलता है, अमीबा का मिलता है, ठीक है। और अमीबा का जनन कौन से कोशिका विभाजन से होता है और कौन सी विधि से होता है, दोनों में अंतर है। विधि कौन सी होगी, अभी बताया, विखंडन, फिजन, ठीक है। और कौन सा फिजन होता है, तुम बताओ, कौन सा फिजन होता है, तुम बताओ, कौन सा फिजन होता है, तुम बताओ। हाँ सिंगे, कौन सा फिजन होता है, कौन सा विखंडन होता है अमीबा के जनन में, अच्छे से लिखवाया है। हाँ, दवी, दवी का मतलब होता है बाइनरी, ठीक है। और प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है, बताओ बताओ जल्दी, क्योंकि यही क्वेश्चन हमने याद रखने हैं और यही 10वीं तक आते हैं और ये हमें याद रहते नहीं। हाँ, बहुविखंडन यानी मल्टी
फिजन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पक्के हैं, पक्के कर देना कि अमीबा के चलते और प्लाज्मोडियम के चलते जब भी क्वेश्चन आएगा, अमीबा में कैसा विखंडन है, दो वाले को कहते हैं बाइनरी, द्वि, और प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है, मल्टी। मल्टी का मतलब होता है बहुविखंडन। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास नंबर 2, समसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन है, ये आपके पास किसने खोजा, नाम किसने दिया, और इस नाम का मतलब क्या है। ठीक है, 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखनी है आपने, खोज, ये मैं करवा चुका हूं। जहां कहीं भी कोशिका विभाजन की खोज आए और समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज आए, उत्तर एक ही है। कौन सा लगाना है, वोल्थर फ्लेमिंग लगाना है। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास वोल्थर जो फ्लेमिंग है, यही आपका आंसर है कोशिका विभाजन में भी। और दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा पॉइंट, नामांकरण, इसका नाम किसने रखा, नामांकरण किसने किया, तो ये खुद ही है, वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन बनता है किसका अर्थ क्या है। अर्थ का मतलब आपसे वो पूछना चाहेगा कि माइटोसिस का मतलब क्या है। ग्रीक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका उसमें मतलब क्या बनता है, थ्रेड फॉर्मेशन यानी धागा निर्माण। धागा अकेला शब्द है, धागा निर्माण से संबंधित ये क्वेश्चन बनता है कि धागा निर्माण से संबंधित जो कथन बनाया गया है वो कौन से कोशिका विभाजन में लागू होता है, तो वो किस में होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन। इसका अर्थ यही है। ठीक है, ये शब्द आया किसके लिए, ये भी याद रखना, केंद्रक के लिए, क्योंकि धागे जैसी संरचना कहाँ बिछी होती है, केंद्रक में होती है। और कौन सी चीज होती है, क्रोमेटिन का जाल। तो वास्तव में इसका मतलब किससे जुड़ा होता है, केंद्रक विभाजन। कि माइटोसिस का रियलिस्टिक जो मीनिंग है वो आपके पास क्या है, केंद्रक विभाजन। और वैसे केंद्रक विभाजन को कहा कुछ और जाता है। केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं, मैंने बताया था, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस किसको कहते हैं हम, न्यूक्लियस डिवीजन को। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस किसको कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन को, यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन को। अब बात आती है कि समसूत्री में आपके पास प्रावस्थाएं कितनी होती है, चक्कर आपके कितने हैं, फिर से 2। कुल अवस्थाएं पूछे तो उत्तर क्या लगाओगे, इनमें अब आपके पास जो कुल अवस्थाएं होती है वो कितनी है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा इसका अन्य नाम और लिख लो एक, इसको अन्य नाम से क्या पुकारा जाता है, समजात कोशिका विभाजन। कि अगर क्वेश्चन आ जाए समजात कोशिका विभाजन कौन सा होता है, तो यही होता है। एक और वर्ड लगता है, वहां लिखा था प्रत्यक्ष, यहां लिखोगे प्रोक्स केंद्रक विभाजन। प्रोक्स का मतलब क्या होता है, वहां मैंने बोला था इंग्लिश में वर्ड, प्रत्यक्ष का मतलब क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट सेल डिवीजन और डायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन। तो इसको क्या लिखोगे अब, अनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी जो बिना हमारे देखे, बिना माइक्रोस्कोप में देखे, पहले क्या है कुछ रिप्रेजेंट नहीं होता, उसके बाद क्या धीरे धीरे प्रक्रियाएं होती है और फिर सामने आने लगता है, तो उस सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है, प्रोक्स केंद्रक विभाजन, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन और इनडायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन। अवस्थाएं कितनी होती है टोटल, उत्तर क्या लगाओगे तुम, 5 होती है। पहली कौन सी होती है बताओ तुम मुझे, कि सेल साइकिल शुरू कहां से होती है, आप बताओ। इस कोशिका चक्कर शुरू होता है तो कहां से होता है, अभी करवा के आया हूं, कहां से होता है, न्यूक्लियस नहीं बोलना, सेल साइकिल पूछ रहा हूं मैं, डिवीजन नहीं पूछ रहा मैं, क्या पूछ रहा हूं, सेल साइकिल कोशिका चक्कर पूछ रहा हूं, कहां से शुरू होता है, तो इंटरफेज से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, इंटरफेज, अंतरावस्था से शुरू होता है, ये दिमाग में फिट करो। तो पहली जो अवस्था आती है वो कौन सी होती है, इंटरफेज होती है।
दूसरी कौन सी होती है, ये इस तरीके से पढ़ी जाएगी। दूसरी कौन सी है, जिसमें अभी लिखवा के आया हूं, प्रोफेज। इंटरफेज के बाद दूसरा चक्कर जैसे ही शुरू होता है, उसकी पहली अवस्था क्या लिखी थी आपने, प्रोफेज। फिर लिखी थी हमने मेटाफेज, फिर हमने कौन सी लिखी थी, एनाफेज, और फिर हमने कौन सी लिखी थी, टेलोफेज। तो ये हमारे पास इस टाइप से आपकी टोटल कितनी अवस्थाएं पैदा होती है, इसमें 5। तो ये आपके पास 5 ऐसी अवस्थाएं हैं जिनसे समसूत्री कोशिका विभाजन पूरा होता है। तो इसमें यही पूछा जाता है प्रारंभिक कौन सी होती है और अंतिम कौन सी होती है। तो प्रारंभ कौन सी है, इंटरफेज, और अंतिम कौन सी है, टेलोफेज। अब इसमें एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया कि जब समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है, ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत होती है। करवाया था मैंने जब एमसीक्यू करवाए थे कि ऐसी कौन सी 2 फेज हैं इसमें जो एक दूसरे के क्या होती है, रिवर्स, अपोज होती है, विपरीत होती है। और अच्छे से बताया था मैंने, कहा भी था कि इसे अच्छे से याद रखना है और यही एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, प्रोफेज और टेलोफेज क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो जो एक दूसरे के विपरीत, क्वेश्चन बड़ा खास है, एक दूसरे के विपरीत कौन सी अवस्थाएं होती है, तो आपने जवाब याद रखना है, एक दूसरे के विपरीत कौन सी लिखोगे, प्रोफेज। प्रोफेज के रिवर्स कौन सी होगी आपके पास, टेलोफेज। तो टेलोफेज और प्रोफेज एक दूसरे के क्या होती है, उल्टी। एक में क्या होता है कि गुणसूत्र के टूटने का प्रारंभ और एक में गुणसूत्र के वापस जुड़ने का प्रारंभ। इसमें क्या, क्रोमेटिन जाल टूटता है, इसमें क्रोमेटिन जाल बनता है। इसमें केंद्रक टूट जाता है, विलुप्त हो जाता है, इसमें केंद्रक वापिस आ जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली चली जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली वापिस आ जाती है। इसमें केंद्रिका चली जाती है, इसमें केंद्रिका वापिस आ जाती है। इसमें गोल्जी कोय भाग जाता है, इसमें गोल्जी कोय वापिस आ जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भाग जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वापिस आ जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम चली जाती है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वापिस आ जाती है। यानी इसमें कोशिकांग विलुप्त होते हैं और इसमें वापिस क्या है, प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों फेज क्या होती है, एक दूसरे के उल्टी होती है। ठीक है, ये खास क्वेश्चन है। चलो आज के लिए इतना ही।